एक ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसने क्राइम को होते हुए देखा है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उसके साथ में खुद क्राइम हुआ है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में ले जाकर उसकी गवाही नहीं कराई जा सकती? क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, अपना जवाब कैसे देगा? और दूसरा, मैं इससे भी आगे बढ़ूँ कि एक व्यक्ति ऐसा है जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति की गवाही कोर्ट में हो सकती है, नहीं हो सकती है? इससे रिलेटेड कानून क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं? इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में चैप्टर नंबर 9 जिसका हेडिंग है विटनेस, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में बारी होगी सेक्शन 125 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। देखिए, इस सेक्शन पर मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विटनेस क्या होता है। हालांकि डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जो रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने देख भी ली होगी। अगर हम बात करें बीएनएसएस की, तो आप दो सेक्शंस पढ़िए, सेक्शन 179 एंड सेक्शन 180। इन दोनों सेक्शंस का हेडिंग अगर आप देखेंगे तो वहां पर विटनेस वर्ड यूज हुआ है, लेकिन अंदर बॉडी में विटनेस वर्ड यूज नहीं हुआ। और इसके लिए जो बॉडी में फ्रेज यूज की गई है वो ये है, अ पर्सन acquainted with the facts and circumstances of the case। एक वो व्यक्ति जो किसी भी केस के तथ्य और परिस्थितियों के बारे में जानता है, वो हर व्यक्ति विटनेस कहलाएगा, एज पर सेक्शन 179 एंड सेक्शन 180 बीएनएसएस। लेकिन ये बात हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो हमें विटनेस जानने के लिए दो सेक्शंस तो एटलीस्ट पढ़नी पड़ेंगी। एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ई, जहां पर एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है। और एविडेंस की डेफिनेशन तो डिटेल में मैंने पढ़ा दी, यहाँ तो नहीं बात करेंगे डिटेल में, वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख लीजिए। बट उसका क्रक्स मैं बताना चाहूंगा, और उसका क्रक्स ये है कि पर्सन परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू हिज स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग फैक्ट अंडर इंक्वायरी। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने या तो परमिट किया है या उसी कोर्ट की रिक्वायरमेंट से ही कोर्ट के सामने आया है अपना स्टेटमेंट देने के लिए, थोड़ा इस स्टेटमेंट पर आपको फोकस करना है। क्या करने के लिए आया है? स्टेटमेंट देने के लिए। और स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट? स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऐसे फैक्ट के जो फैक्ट कोर्ट के सामने अंडर इंक्वायरी है। तो ये बात आपको कहां से मिल जाएगी? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। ई फॉर एविडेंस की डेफिनेशन वहां पर दी गई है। साथ में आप पढ़िए सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल से पढ़ाया है। बट क्रक्स मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कौन सा व्यक्ति है जिसको यहाँ पर विटनेस माना जा रहा है। तो साधारण शब्दों में कहें तो वो व्यक्ति जिसको कुछ 5 बातें हैं, वो 5 बातें नहीं रोक पा रही हैं क्वेश्चन समझने से और उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर देने से। और वो 5 बातें हैं कि वो टेंडर ईयर है, छोटी उम्र का बच्चा है, या फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज है, या फिर उसको कोई बीमारी है बॉडीली या मेंटली, या इसी प्रकार का कोई और कारण। अगर ये 5 बातें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एज के, किसी भी जेंडर के व्यक्ति को अगर क्वेश्चन समझने से नहीं रोक पा रही हैं और उस क्वेश्चन का आंसर देने से नहीं रोक पा रही हैं, रैशनल आंसर देने से नहीं रोक पा रही हैं, तो उस व्यक्ति को यह कहा गया है कि उसको टेस्टिफाई किया जा सकता है, वो साक्ष्य दे सकता है। और एज पर एविडेंस, डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, वो व्यक्ति विटनेस बन जाएगा। तो अभी बात तो आप समझ गए होंगे कि विटनेस कौन होता है। अगली बात आती है कि जब उसकी गवाही होगी कोर्ट में, तो जनरली गवाही देने का तरीका क्या होगा? एक मैनर, जो नॉर्मल मैनर है, कोर्ट के सामने एक विटनेस गवाही किस तरीके से देगा। तो विटनेस जब भी गवाही देगा, तो आपने जब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ई में एविडेंस की डेफिनेशन देखी होगी, तो वहां पर दो तरीके की एविडेंस का जिक्र हुआ है। एक है ओरल एविडेंस और एक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जब हम कोर्ट में किसी व्यक्ति को बुलाया गया गवाही देने के लिए, तो हम ओरल एविडेंस तक ही लिमिटेड रहते हैं। तो ओरल एविडेंस के मामले में जब आप उसे देखेंगे तो स्टेटमेंट वर्ड यूज हुआ था। अब किस लिए बुलाया किसी व्यक्ति को? स्टेटमेंट देने के लिए।
और स्टेटमेंट का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं इसको कथन, और इसका मीनिंग है कि मुंह से बोला हुआ कथन। लेकिन किन्हीं और परिस्थितियों में वो कागज में भी लिखा जा सकता है, जो कथन हमने मुंह से किया है वो बाद में बात करेंगे। बट एक वर्ड यूज हुआ था कि स्टेटमेंट वो व्यक्ति देगा अपना कोर्ट में आकर। बट स्टेटमेंट कैसे देगा? बाय वर्ड्स स्पोकन बाय माउथ, मुंह से बोलेगा कोर्ट में आकर, देन कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने समझ के उसको कागज पे लिख लिया। तो ये जो मुंह से बोला है, जो एग्जैक्ट डायरेक्ट सोर्स है हमारा, कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, किसी व्यक्ति से आ रही है कोर्ट को इंफॉर्मेशन, तो वो ओरल एविडेंस कहलाएगी। और अगर सोर्स है कोर्ट के लिए कि वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में से आ रही है कोर्ट के पास, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। तो आपको ध्यान देना, जब भी आपको पहचानना हो कि ये जो कोर्ट के सामने एविडेंस आई ये ओरल एविडेंस होगी या डॉक्यूमेंट्री, तो आप देखिए कि कोर्ट के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ध्यान देना, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सोर्स क्या है उसका। क्या वो व्यक्ति है, व्यक्ति से डायरेक्ट आ रही है? व्यक्ति से अगर डायरेक्ट आ रही है तो इट मींस वो ओरल एविडेंस है। और अगर वही सोर्स डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट में से इंफॉर्मेशन आ रही है कोर्ट के सामने, इट मींस वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप इस तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब एक विटनेस की बात आएगी कि वो कोर्ट में गवाही देगा, तो कैसे देगा? कि मुंह से बोलेगा। अब लौट के आ जाते हैं उस सिचुएशन पर जो मैंने शुरुआत करी थी, कि व्यक्ति जिसने देखा क्राइम को होते हुए या किसी और फैक्ट इन इशू को होते हुए देखा, रेलेवेंट फैक्ट को देखा जिसकी गवाही उसे देनी है, वो व्यक्ति बोल नहीं सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि गवाही तो वही है जो मुंह से बोलकर दी जाएगी, लेकिन व्यक्ति ऐसा है वो मुंह से बोल नहीं सकता है, तो ऐसे मामलों में अब गवाही कैसे दी जा सकती है? तो ऐसे व्यक्ति को वर्ड यूज किया जाता है डम। डम का मतलब जो बोल नहीं सकता। इसी के साथ एक वर्ड होता है डीफ। डीफ का मतलब जो सुन नहीं सकता। तो डीफ एंड डम, इस डम को मैंने डिवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि डम को थोड़ा सा समझेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लेंगे कुछ, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो डम का मतलब नॉट एबल टू स्पीक। अब ये व्यक्ति हो सकता है कि जन्म से ही ऐसा हो जो बोल नहीं सकता, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जन्म में तो बोल सकता था, जन्म के टाइम पे, तो उसके बाद कोई उसके साथ घटना घटी, अब वो ऐसा हो गया है कि वो बोल नहीं पा रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में वो व्यक्ति डम कहलाएगा। लेकिन बाय बर्थ एक और बात हो सकती है, कि हो सकता है कि बाय बर्थ जब जन्म हुआ तब वो सुन तो सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था, और अब जब वो बड़ा हुआ तो इसी सिचुएशन में बड़ा हो गया, वो सुन तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। एक सिचुएशन तो ये हुई। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो व्यक्ति सुन भी नहीं सकता था, और क्योंकि सुन नहीं सकता था बचपन से व्यक्ति, तो आप देखिए जो व्यक्ति, बच्चा अगर पैदा हुआ है और वो सुन नहीं सकता है, तो आप ये मानकर चलिए कि वो बोल भी नहीं पाएगा, चिल्ला पाएगा और आवाजें निकाल पाएगा। तो ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि ना तो वो सुनता है और ना ही वो बोल पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कॉन्जेनिटली डीफ म्यूट पर्सन। कॉन्जेनिटली डीफ म्यूट पर्सन मतलब जन्म से ही ना तो सुन सकता है और ना ही वो बोल सकता है। यही सिचुएशन कभी लेटर ऑन स्टेज पर भी आ सकती है। बचपन में तो ठीक था बच्चा, लेकिन यही सिचुएशन बाद में आ गई है। तो अब यहाँ पर जो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, वो डीफ हो गया एंड डम हो गया। अब और थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिखाना चाहूंगा डीफ एंड डम के मामले में। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वो लिटरेट हो और हो सकता है इलिटरेट हो। तो यहाँ पर एक करेक्टर और ऐड हो जाता है लिटरेसी का, कि वो व्यक्ति हो सकता है शिक्षित हो और हो सकता है अशिक्षित हो। पढ़ना आता है एक व्यक्ति को और एक व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता है। ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो इन दोनों को मैं क्यों करेक्टर ये ऐड करता जा रहा हूं, क्योंकि जब जब ऐसे व्यक्तियों का सामना होगा कोर्ट से, तो कोर्ट को कुछ अलग पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे इन पर्सन्स की विटनेसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बेसिक करेक्टर याद रखना है विटनेस का, कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो उस विटनेस की बात करेंगे जो बोल नहीं सकता है, कारण कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ रीजन। लेकिन जिस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया गया है गवाही देने के लिए, ही इज अनेबल टू स्पीक एट दैट टाइम, जब कोर्ट के सामने खड़ा है।
तब किस तरीके से उसकी गवाही कराई जाएगी। तो ये बहुत सारी कॉम्बिनेशंस मैंने लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी मैं इंटेलिजेंसी को थोड़ा बढ़ाने के लिए। इनके बारे में कानून क्या कहता है कि किस तरीके से उसकी गवाही की जाएगी। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं ऐसे विटनेस का जो डम है बट लिटरेट है, जो बोल नहीं सकता है, अनेबल टू स्पीक की बात कर रहे हैं आज के मामले में। चाहे उसके साथ में और कुछ भी हो बट एटलीस्ट एक कैटेगरी जरूर होनी चाहिए कि वो अनेबल टू स्पीक है, बोल नहीं सकता। बट बोल नहीं सकता का इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। वो लिटरेट है, लिटरेट होने का मतलब वो पढ़ सकता है और वो लिख भी सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को किस तरीके से एग्जामिन किया जाएगा, वो उसको क्वेश्चन रखा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर वो लिखकर बताएगा कोर्ट को। अब क्वेश्चन आता है कि उसको क्वेश्चन कैसे रखा जाएगा। अब क्वेश्चन रखा जाना डिपेंड करेगा कि वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। अगर देखिए नहीं सुन सकता है तो फिर उसको आंसर क्वेश्चन भी उसको साइंस से, जेस्चर से, हाव भाव से बताया जाएगा, सांकेतिक लैंग्वेज में उसके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा। और फिर अगर वो लिख सकता है तो वो उसका आंसर लिख कर देगा। अगर वो खुद पढ़ सकता है तो उसको पढ़ लिख कर दिखाया जाएगा कि ये क्वेश्चन है, अब आप इसे पढ़ लीजिए। वो पढ़ लेगा, उसका आंसर वो लिखकर दे देगा। ये कुछ सिचुएशंस हैं जबकि वो व्यक्ति डम है बट लिटरेट है, तो उसका आंसर या उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस तरीके से होगी स्टेटमेंट की, बाय राइटिंग। वो पढ़ लेगा, पढ़कर वो अपना आंसर राइटिंग में दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जब वो व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता और ना ही वो लिख सकता है, तो सबसे पहली बात कि उसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। तो सांकेतिक भाषा में उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइन लैंग्वेज में उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइन लैंग्वेज में ही उसका आंसर लिया जाएगा। तो वो व्यक्ति अपना आंसर दे सकता है साइन से, जेस्चर से। इसके बारे में देखिए एक मैंने केस बड़ा अच्छा डिस्कस किया था, दुलारी वर्सेस अब्दुल्ला। दुलारी उसमें विक्टिम थी, सॉरी, आर वर्सेस अब्दुल्ला। अब्दुल्ला उसमें एक्यूज था। इस अब्दुल्ला ने दुलारी के साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसका गला काट दिया। अब जब वो लेडी हॉस्पिटल पहुंची, उसकी मां लेकर गई, तो वहां डॉक्टर ने मना कर दिया उसको कि क्योंकि गला उसका ज्यादा कटा हुआ है तो उसको मना कर दिया कि आपको बोलना नहीं है। जबकि उससे पूछना भी जरूरी था कि हुआ क्या है। और जब अब्दुल्ला ने ये किया, रेप किया और उसका गला काटा, तो केवल वही दुलारी ही है जो अकेली है और विटनेस है इस केस की, तो उसी से पूछा जा सकता है। तो जब उससे पूछना शुरू किया तो पूछने का तरीका क्या था। हाँ, वो सुन सकती थी बट इस पोजीशन में, आज की डेट में वो डम पोजीशन में बोल नहीं सकती। किस कारण से नहीं बोल सकती ये मैटर नहीं करता है, बट वो बोल नहीं सकती है, चाहे डॉक्टर ने मना किया, चाहे उसका गला ज्यादा कट गया है वैसे नहीं बोल पा रही है, लेकिन सुन सकती थी, हॉस्पिटल में थी। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि ये जो कुछ हुआ है दुलारी के साथ में, ये किया किसने। तो उसके लिए वो अपनी तरफ से पॉजिटिव आंसर तो दे नहीं पा रही थी, इसलिए उसके सामने मेथड अपनाया गया कि बहुत सारे नाम ड्रॉप कर दिए जाए। जो जो पॉसिबल लोग हो सकते थे, जानकार हो सकते थे, अड़ोसी पड़ोसी, जो उनके नाम ड्रॉप कर दिए गए। तो हर नाम के लिए दुलारी मना करती गई हाथ से। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला का नाम आया तो उसने हाथ से इशारा करके बताया कि हाँ अब्दुल्ला पे उसने इशारा कर दिया कि हाँ यही है। इट मींस पुलिस ने मान लिया कि अब्दुल्ला ने ही उसका रेप किया है और अब्दुल्ला ने ही उसका गला काटा है। रेप के बारे में अलग क्वेश्चन पूछ लिया, गला काटने के बारे में अलग क्वेश्चन पूछ लिया, तो निकल कर आया दोनों में ही लगभग 22 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। तो ये क्या हो रहा था वहां पर, ये एक्चुअल में उस समय विटनेस अनेबल टू स्पीक था, तो साइंस से, जेस्चर से उसके क्वेश्चंस उसको रखे गए और उसका आंसर नोट किया गया और कार्यवाही इस पर चली। तो अब्दुल्ला को सजा बरकरार रही, इसमें सजा हुई थी अब्दुल्ला को। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर व्यक्ति लिटरेट है तो किस तरीके से गवाही देगा, लिखकर गवाही देगा, और अगर इलिटरेट है तो साइंस से और जेस्चर से गवाही देगा। अब जब आपने सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ई पढ़ी थी, जहां पर एविडेंस की डेफिनेशन है, वहां पर वर्ड यूज हुआ है स्टेटमेंट्स।
और वही स्टेटमेंट्स आर ओरल एविडेंस। मौखिक गवाही किसको कहेंगे? जो शब्द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का कथन बाय माउथ, जो ये वर्ड्स बोले कोर्ट में आकर विटनेस ने, उन वर्ड्स को जब रिकॉर्ड किया गया है तब उसको कहा जाता है कि वो है ओरल एविडेंस, मौखिक गवाही। तो गवाही तो दो ही तरीके की है, एक मौखिक गवाही, एक दस्तावेजी, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। बट यहां तो जब ये साइंस से दे रहा है, जेस्चर से अपनी स्टेटमेंट दे रहा है विटनेस, तो ये कौन सी गवाही कहलाएगी? क्या ये ओरल कहलाएगी या फिर ये डॉक्यूमेंट्री कहलाएगी? या फिर जो लिटरेट डीफ पर्सन था उसने अपना आंसर रिटर्न में दिया, लिख कर दिया, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगी या वो ओरल एविडेंस कहलाएगी? ये डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि ओरल एविडेंस का एप्रिसिएशन अलग तरीके से है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एप्रिसिएशन अलग तरीके से। ओरल एविडेंस के मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन अलग तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट के मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन अलग तरीके से होता है। इसलिए हमें डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो यहां राइटिंग में दिया गया है, साइंस से दिया गया है, किस तरीके की स्टेटमेंट कहलाएगी? तो आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 125। इसी सेक्शन में लिखा गया है कि जो ये ओरल, जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, जो व्यक्ति अनेबल टू स्पीक है, अनेबल टू कम्युनिकेट है, तो इस व्यक्ति की जो गवाही है ये चाहे साइंस द्वारा दी गई हो, चाहे जेस्चर से, चाहे राइटिंग में लिखकर दी गई हो, ये ओरल एविडेंस ही कंसीडर की जाएगी। अब ओरल एविडेंस क्यों कंसीडर की जा रही है उसके लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कोर्ट के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसको कोर्ट रिकॉर्ड कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? वो इंफॉर्मेशन अगर डॉक्यूमेंट में से आ रही है तो वो फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगी। किसके पास? कोर्ट के पास। लेकिन यहां पर देखिए, कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है आने का? सोर्स तो वो व्यक्ति है जो बोल नहीं पा रहा है, उसको कुछ साइंस करके पूछा गया कि भाई इसका जवाब दीजिए, उसने साइंस में ही जवाब दे दिया, जेस्चर से ही जवाब दे दिया, संकेत करके। तो अब कोर्ट के पास जो इंफॉर्मेशन आई वो किससे आई है? एक व्यक्ति से आई। इट मींस ये ओरल एविडेंस होगी। जो लिटरेट पर्सन था उसने लिख कर दिया, लेकिन कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? वो उस व्यक्ति से आ रही है, वो व्यक्ति खड़ा है वहां, तो ये ओरल एविडेंस कहलाएगी। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक डम व्यक्ति ने राइटिंग में जवाब दिया है कोर्ट को, तो ये ओरल होगा या डॉक्यूमेंट्री? तो आपका जवाब होना चाहिए ओरल होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट केस है और कितनी बार यूज होगा ये केस, राजस्थान वर्सेस दर्शन सिंह एलियस दर्शन लाल, 2012 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहां पर जो पहले पोजीशन थी, काफी पहले, ये माना जाता था कि जो व्यक्ति सुन ही नहीं सकता, जो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, उसकी गवाही किस लिए? वो जब बातों को समझ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन जो से जैसा कि सेक्शन 124 में दो टेस्ट बताए गए थे विटनेस होने के लिए, कि एक व्यक्ति जो क्वेश्चन समझ पा रहा है और उसका रैशनल आंसर दे पा रहा है, वो व्यक्ति विटनेस होगा। लेकिन जो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अब वो क्या तो क्वेश्चन समझेगा और क्या उसका रैशनल आंसर देगा। इसलिए पहले कहा जाता था कि नहीं, ऐसा व्यक्ति विटनेस नहीं हो सकता और उसको एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। बट इस केस में माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मॉडर्न साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उन्होंने बताया है कि एक डीफ एंड डम व्यक्ति भी सफिशिएंट इंटेलिजेंट हो सकता है। इवन सम केसेस, इन सम केसेस तो वो बहुत सारे लोगों से अधिक इंटेलिजेंट हो सकता है। वो क्वेश्चंस को भी समझ सकता है, उसके रैशनल आंसर्स भी दे सकता है। तो इस केस में ये कहा गया कि आप किसी व्यक्ति को केवल और केवल इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं कर देंगे विटनेस होने से कि वो डीफ है या डम है। उसका एक अलग से कंपिटेंसी टेस्ट आ गया। सेक्शन 125 में जनरल कंपिटेंसी के लिए आपने देखा दो ही टेस्ट थे। एक वो क्वेश्चन को कोई भी 5 बातों में से कोई भी एक बात उसे क्वेश्चन समझने से प्रिवेंट नहीं कर रही है और उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर देने से प्रिवेंट नहीं कर रही है, तो वो जनरली कंपिटेंट हो गया। लेकिन सेक्शन 125 जो बात करती है ऐसे व्यक्ति के बारे में हु इज अनेबल टू स्पीक और हु इज अनेबल टू कम्युनिकेट, तो उसके लिए उसकी कंपिटेंसी का एक और टेस्ट है कि अगर वो देखिए जो उसको
साइंस के थ्रू, लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के थ्रू जो क्वेश्चन रखा जा रहा है वो उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी है कि वो उसको समझ पा रहा है और उसका रैशनल आंसर दे पा रहा है, तो फिर वो विटनेस होगा। फिर उसको आप विटनेस डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये डिसाइड हो गया कि वो डीफ या डम व्यक्ति विटनेस होगा, और क्वेश्चन आता है कि भाई वो उसका स्टेटमेंट सच है या झूठ है, उसको कोर्ट कैसे पहचानेगी? क्योंकि जो व्यक्ति साइंस लैंग्वेज से, हाव भाव से बता रहा है कोर्ट को कि ये मीनिंग है, ये बात है, ये बात है, तो वो बात सच है या झूठ, उसे कैसे पता लगाया जाए? एक और टेक्निकल प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जो व्यक्ति इलिटरेट है और डीफ भी है और डम भी है, इट मीन्स ना वो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना पढ़ सकता है, ना ही लिख सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा व्यक्ति जो इन सारी कैटेगरी में फॉल करता है वो विटनेस हो सकता है? तो देखिए, डिपेंड करेगा कि जिस फैक्ट को डिपोज करने के लिए वो विटनेस है, वो फैक्ट कैसा है। अगर वो फैक्ट ऐसा है कि आइडेंटिफिकेशन वाला है, तो क्या केवल एक इशारा करके, ऐसे इशारा करके आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, उसको भी एज ए विटनेस एग्जामिन किया जा सकता है साइन लैंग्वेज से। अब एक और क्वेश्चन पैदा हो गया मेरे माइंड में अभी अभी कि साइन लैंग्वेज भी अपने आप में एक लैंग्वेज है और इसको पढ़ाया जाता है आजकल। तो जरूरी तो नहीं ना कि वो व्यक्ति जो विटनेस है उसने साइन लैंग्वेज पढ़ी ही हो। जो उसके सामने एक एक्सपर्ट है, साइन लैंग्वेज से बता पा रहा है, क्वेश्चन बता तो पा रहा है, लेकिन उसने साइन लैंग्वेज पढ़ी नहीं है तो वो समझ ही नहीं पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कुल मिलाकर कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या ये व्यक्ति, इसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि ये साइन लैंग्वेज को समझ पा रहा है, साइन लैंग्वेज में रखे गए क्वेश्चन को समझ पा रहा है और उसका साइंस के थ्रू एक रैशनल आंसर दे पा रहा है क्या? अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ ऐसा कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति विटनेस होगा। अब एक और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कि कोर्ट तो इतना परफेक्ट नहीं होता, कोर्ट ने भी साइन लैंग्वेज नहीं पढ़ी होती है, ना तो वो कोर्ट डायरेक्ट उसको साइन लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकती है और ना ही उसके आंसर जो साइन लैंग्वेज में दिए गए ना ही उनको समझ सकती है। तो फिर किस तरीके से उसको क्वेश्चन रखा जाए और किस तरीके से उससे आंसर लिया जाए, जो वो हाव भाव कर रहा है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए? तो कानून में प्रावधान किया गया 2013 में। 2013 में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया था, यही सेक्शन जब पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 119 हुआ करती थी, तो वहां एक प्रोवाइजो ऐड किया गया और ये लिखा गया कि अगर व्यक्ति वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इट मींस वो ऊपर वाले मेन प्रोविजन में कवर होता है कि वो बोलकर अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, तो कोर्ट शैल टेक असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर। जो इस मामले के विशेष ज्ञान रखने वाले लोग हैं, जो इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिनको साइन लैंग्वेज आती है, जो इस तरीके की लैंग्वेज को किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं और उसकी लैंग्वेज को समझकर कोर्ट को बता सकते हैं। तो ऐसा इंटरप्रेटर की असिस्टेंट कोर्ट को ऐसे इंटरप्रेटर की असिस्टेंस कोर्ट को लेनी पड़ेगी। और अब क्वेश्चन ये आएगा एक और टेक्निकल प्रॉब्लम कि देखिए, इंटरप्रेटर ने एक साइन लैंग्वेज में क्वेश्चन समझाया विटनेस को। अब पहली बात तो, क्या जो कोर्ट क्वेश्चन पूछना चाहती है उसी का साइन किया है इंटरप्रेटर ने, उसी को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है? अगली बात कि क्या वही क्वेश्चन उसने समझा है विटनेस ने? अगली बात कि विटनेस ने जो साइन लैंग्वेज में जवाब दिया, क्या इंटरप्रेटर ने उसको सही से इंटरप्रेट करके, ट्रांसलेट करके कोर्ट को बताया है? इस सब के बारे में क्या गारंटी है? तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया, उसी प्रोवाइजो में लिखा गया कि ये जो प्रोसीडिंग होगी, जब साइन से या जेस्चर से किसी गवाह की एविडेंस रिकॉर्ड होगी, तो उसको वीडियोग्राफी की जाएगी। देखिए, कोर्ट के सामने जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, वो ये है कि विटनेस ने क्या साइंस किए, क्या जेस्चर किए, क्या हाव भाव किए,
वो रिकॉर्ड होने चाहिए। जिस तरीके से एक नॉर्मल विटनेस कोर्ट के सामने जो बोलता है, वही वर्ड्स रिकॉर्ड होने चाहिए। ये नहीं कि विटनेस ने एक बोला और उसके काउंसिल ने बोला कि साहब ये बोल रहा है। नहीं, वो नहीं चलेगा। विटनेस ने जो वर्ड्स बोले, उन्हीं वर्ड्स में उसकी गवाही रिकॉर्ड होती है। इसी तरीके से जो यहाँ पर जेस्चर्स किए, जो हाव-भाव विटनेस ने किए, तो वही रिकॉर्ड होना चाहिए रिकॉर्डिंग के अंदर। तो इस वो कैसे पॉसिबल है? वो तब पॉसिबल है जब उसकी वीडियोग्राफी हो जाए। अब यहाँ पर कोर्ट को कुछ सहूलियत हो गई कि वो अपना क्वेश्चन समझा पा रही है और उसके दिए हुए आंसर को समझ पा रही है। तो स्टेटमेंट के लिए सॉरी कि यहाँ सच्चाई बनी रहे इस स्टेटमेंट में इस तरीके से, तो उसके लिए क्या-क्या प्रोविजन हमारे पास हैं कानून में। तो सबसे पहली बात कि ओथ दिलाई जाएगी। जो विटनेस डीफ है, डम है, बोल नहीं सकता, इलिटरेट है, कुछ भी है, उसको ओथ दिलाई जाएगी, उसको एग्जामिन करने से पहले। अब ओथ दिलाने से भी पहले कोर्ट की एक ड्यूटी है कि कोर्ट ये चेक कर ले, क्या ये ओथ को समझ पा रहा है, ओथ के कंसिक्वेंसेस को, ऑब्लिगेशंस को समझ पा रहा है, तो उसको ओथ दिलाई जाएगी। बट वो ओथ कब दिलाई जाएगी? एग्जामिनेशन से पहले। उसके पास इतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए व्यक्ति के पास कि वो ओथ की मीनिंग को समझ सके, ओथ के ऑब्लिगेशन को समझ सके। अब ओथ उसको दिला दी गई, तो एक और समस्या आएगी ओथ दिलाने के बाद कि ओथ यहां किसको दिलाई गई? विटनेस को। लेकिन एक्चुअल में यहां पर एक इंटरप्रेटर भी है बीच में। तो क्या इंटरप्रेटर को ओथ नहीं दिलानी चाहिए कि वो जो इंटरप्रेट कर रहा है और कोर्ट को बता रहा है, कोर्ट से पूछ के विटनेस को बता रहा है, तो वो ठीक से इंटरप्रेट कर रहा है, इसकी ओथ इंटरप्रेटर्स को दिलाई जानी चाहिए? नहीं, तो हाँ, दिलाई जानी चाहिए। सेक्शन 4 ऑफ ओथ्स एक्ट आप देखेंगे 1967, तो वहां पर लिखा है विटनेस को भी ओथ दिलाई जा सकती है और इंटरप्रेटर को भी ओथ दिलाई जाएगी। तो यहाँ दोनों मामले, दोनों विटनेस एंड इंटरप्रेटर दोनों ओथ लेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि डीफ एंड डम मामले में जो इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करके, ट्रांसलेट करके इधर से उधर इंफॉर्मेशन कर रहा है, क्या उसको ओथ दिलाई जाएगी? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, उसको ओथ दिलाई जाएगी। तो दोनों लोगों को जब ओथ दिला दी गई, तो अब ये माना जाएगा कि दोनों ही लोग बाउंड हो गए हैं टू स्टेट द ट्रुथ, सच बोलने के लिए बाउंड है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट दिस राइटिंग गिवन बाय लिटरेट डम पर्सन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि सेक्शन 125 बीएसए में ये परमिट करती है कि ये एविडेंस जो होगी वो ओरल एविडेंस होगी। क्यों होगी, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि विटनेस पढ़ सकता है और लिख सकता है, तो क्या वो साइन से क्वेश्चन जो इशारा करके अपनी गवाही दे सकता है? क्वेश्चन समझो दोबारा से कि जो विटनेस है वो बोल तो नहीं सकता, बट वो पढ़ सकता है और लिख कर जवाब दे सकता है। लेकिन उसने जो कोर्ट को अपनी गवाही दी, वो जेस्चर्स के थ्रू दी, तो इसकी कितनी वैलिडिटी होगी? देखिए, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। जब विटनेस पढ़ सकता है और लिख कर दे सकता है और ये सेफ मोड है, तो सेफ मोड ही फॉलो किया जाएगा, दूसरा कोई तरीका फॉलो नहीं किया जाएगा। तो उसको पढ़ाकर ही क्वेश्चन दिया जाएगा और लिखकर उसका आंसर लिया जाएगा। तो ये दोनों बातें, क्या उसको क्वेश्चन दिया गया था, क्या उसने लिखकर दिया है, इन माय ओपिनियन ये दोनों ही रिकॉर्ड पर होने चाहिए और उसके आंसर को कोर्ट अपने डॉक्यूमेंट में जिस तरीके से रिकॉर्ड करे कर ले, बट एक्चुअल में उसने जो लिख के दिया, उसको जो लिख के दिया गया था, वो दोनों ही उसके रिकॉर्ड का पार्ट होने चाहिए। लेकिन उस मामले में जहां पर व्यक्ति ना तो बोल सकता है, ना सुन सकता है और इलिटरेट भी है, तो वहां पर केवल और केवल साइंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू ही उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी। अब बात आती है कि वही मैंने समझा दिया आपको कि कोर्ट्स कैसे समझेंगी कि ये साइंस ठीक है या नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर। ये 2013 में एक प्रोवाइजो जोड़ा गया था, अब तो नया लॉ आ ही गया है। अब क्वेश्चन कि किस तरीके से इंटरप्रेटर करेक्टली इंटरप्रेट कर रहा है, उसको किस तरीके से आप समझ पाएंगे, और विटनेस भी ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसको कैसे समझेंगे?
तो उसके लिए सेक्शन 125 में ही कुछ बातें लिखी हैं। तो एक बात वहां लिखी है कि ये ओपन कोर्ट में होना चाहिए सब कुछ। ओपन कोर्ट में ही उसको क्वेश्चन पूछा गया, ओपन कोर्ट में ही उसको साइंस लैंग्वेज के थ्रू बताया गया और ओपन कोर्ट में ही उसने जवाब दिया है। ओपन कोर्ट में होने का मतलब है कि इंटरप्रेटर ही मान लेते हैं कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन वहीं ओपन कोर्ट में एक व्यक्ति बैठा है जो साइन लैंग्वेज को समझता है, दूसरा व्यक्ति, वो इंटरवीन कर सकता है कि नहीं सर, ये तो विटनेस ने कुछ और बोला है, इंटरप्रेटर आपको कुछ और बता रहा है। तो ओपन कोर्ट में होने के कारण इंटरप्रेटर के ऊपर अपने आप में एक प्रेशर रहेगा कि वो ठीक इंटरप्रिटेशन करे। दूसरा, वीडियोग्राफी का भी ऑप्शन है उसमें, सेक्शन 125 के प्रोवाइजो में। वीडियोग्राफी हो रही है तो लेटर ऑन स्टेज पर जो डिफेंस काउंसिल है या दूसरी पार्टी जो भी जिसको लगता है कि मेरे अगेंस्ट इसकी गवाही जा रही है, वो उस वीडियो को किसी दूसरे इंटरप्रेटर को दिखाकर उसका मीनिंग निकाल सकता है और पता चला कि उस इंटरप्रेटर ने जो कोर्ट में बताया है वो तो गलत था। तो ये वीडियोग्राफी लेटर ऑन स्टेज पर हायर कोर्ट में भी दिखाई जा सकती है। और सत्य के लिए ओथ तो दिलाई ही गई है दोनों को, हालांकि ये ओथ वाला पार्ट सेक्शन 125 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट नहीं है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। और एक सेक्शन है 315 BNSS। यहां पर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट उनकी ड्यूटी लगाई कि जब भी विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा तो उसके डिमीनियर को चेक किया जाए, डिमीनियर को रेगुलरली ऑब्जर्व किया जाए कि जब उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या घबरा रहा है, जब वो आंसर दे रहा है तो क्या घबरा रहा है, किस तरीके की उसकी बॉडी लैंग्वेज है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है तो क्या एक्यूज की तरफ देखकर आइडेंटिफिकेशन कर रहा है या किसी दूसरी तरफ देखकर आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। बहुत सारे डिमीनियर कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। और अगर कोई स्पेसिफिक डिमीनियर हुआ, स्पेसिफिक हाव भाव किए गवाह ने और वो रिकॉर्ड करने लायक है तो वो रिकॉर्ड भी करेंगे करेंगे एट दिस स्टेज आई नोटिस सो एंड सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू द विटनेस और उसने ये बिहेव किया, वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा। ये डिमीनियर हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, ओपन कोर्ट में हो रहा है, वीडियोग्राफी है, ओथ दिला रखी है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी इस बात के लिए कि जो विटनेस बोल रहा है उसे जाना जाए कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात आती है तो एक वर्ड यूज होता है स्टर्लिंग विटनेस। स्टर्लिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, तो मेटल ही स्टर्लिंग होती है। अब विटनेस स्टर्लिंग कैसे हो गया? तो एक एसिड टेस्ट का नाम सुना होगा आपने, मेटल्स पे एसिड टेस्ट होता है। नाइट्रिक एसिड जब आप सिल्वर पर, चांदी पर डालेंगे या गोल्ड पर डालेंगे या किसी और मेटल पर डालेंगे तो आप देखेंगे अगर वो मेटल नॉर्मल मेटल है तो वो खराब होने लगती है, उस पर एसिड डालती, नाइट्रिक एसिड डालती। और जब आप उसी एसिड को चांदी पर डालेंगे या उसको गोल्ड पर डालेंगे तो वो बिल्कुल खराब नहीं होता, उस पर असर नहीं दिखता है। इसी तरीके से जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो विटनेस के मामले में नाइट्रिक एसिड का काम करता है। और वो जो विटनेस है वो स्वयं अपने आप में चेक करना है कि वो चांदी है या सोना है, वो सच है या झूठ है। क्योंकि मार्केट में जब आप सोना लेकर जाएंगे तो किस तरीके से चेक करते थे पहले लोग उसको, तो उस पर नाइट्रिक एसिड डालकर देखते थे, चेक करते थे कि खरा है या गलत है, सत्य है या झूठा है। तो जब वो नाइट्रिक एसिड टेस्ट पास कर लेती है वो मेटल, तो उसको बोला जाता है वो स्टरलाइज्ड मेटल है, स्टर्लिंग है, वो धातु वो शुद्ध है। शुद्ध है तो सच है। इसी तरीके से विटनेस के मामले में ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, प्रति परीक्षा, ये एक एसिड की एसिड टेस्ट का काम करती है और इसके थ्रू पता लगाया जाता है कि विटनेस ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है, स्टर्लिंग विटनेस है या नॉन स्टर्लिंग विटनेस है। जब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो व्यक्ति कुछ असर दिखाने लगता है अपना, उसके डिमीनियर में चेंज आ जाता है, हाव भाव में चेंज आ जाता है, या वो क्वेश्चन का आंसर गलत देने लगता है, पहले कुछ और बोला होता है बाद में कुछ और बोलने लगता है। तो इससे पता चलता है कि ये प्योर विटनेस नहीं है, ये सही विटनेस नहीं है, विटनेस ये झूठ बोल रहा है, ये ट्यूटर्ड विटनेस है ये। अदरवाइज अगर सही विटनेस है और उसने अपनी आंखों से ही सब कुछ देखा है, उसी को डिपोज कर रहा है कोर्ट में, तो आप उससे जितनी बार पूछ लो,
4 बार पूछोगे तो उसका आंसर वही आएगा। कंसिस्टेंसी होगी उसके आंसर में। अगर किसी विटनेस के डिपोजिशन में कंसिस्टेंसी है तो उसको स्टर्लिंग विटनेस माना जाएगा, हाई क्वालिटी का विटनेस माना जाएगा। और ऐसे विटनेस की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे एविडेंस पर रिलाई करेगी। और अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है और वेरिएशन है उसकी डिपोजिशन में एक ही पॉइंट पर, मतलब कि उस पे जो टेस्ट किया जा रहा है ऐसे टेस्ट वो फेल हो गया, स्टर्लिंग विटनेस नहीं है। तो कोई विटनेस सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये कुछ तरीके हैं कोर्ट किस तरीके से निकालती है कि ये सच है या झूठ है। अब क्वेश्चन आता है कि जो ओथ दिला दी गई, क्या ये इस बात की गारंटी है कि वो व्यक्ति अब सच ही बोलेगा? देखिए, पहले पुराने जमाने में ये एक अल्टरनेट हुआ करता था और लोगों को ऐसा लगता था कि कोर्ट हमें सजा दे या ना दे, लेकिन अगर हमने यहां पर झूठ बोला और उस झूठ के कारण किसी को नुकसान हो गया तो हमें भगवान जरूर सजा देगा। तो भगवान से डरते थे लोग पहले, तो उनको ये ओथ दिलाकर कि मैं भगवान की कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा बोलने के बाद उसे लगता था कि मैं अब झूठ नहीं मुझे बोलना चाहिए, अदरवाइज कोई मेरी बात को पकड़े ना पकड़े भगवान जरूर पकड़ लेगा और मुझे सजा मिलेगी अगले जन्म में। तो वो सच बुलवाने का एक तरीका था। लेकिन आज के युग में बहुत सारे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं। दूसरा, इतने एडवांस हो गए हैं कि कभी मान लेते हैं अपने लिए, अपने फायदे के लिए, कभी नहीं मानते हैं। तो डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में कितना ऑनेस्ट पर्सन है। लेकिन ये गारंटी नहीं हो सकती कि किसी व्यक्ति को अगर ओथ दिला दी है, शपथ दिला दी गई है, तो अब वो सच ही बोलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता। इसी रिगार्डिंग देखिए, जेरेमी बेंथम अपने एक जूरिस्ट हुए, इन्होंने तो बड़ा ही क्रिटिसाइज किया था इस सेरेमनी ऑफ ओथ को, और इसका तो नाम इन्होंने दे दिया था मेंडासिटी लाइसेंस, मतलब झूठ बोलने का लाइसेंस है शपथ दिलाना। अब आप सोचेंगे कि शपथ दिलाना, सच बोले या ना बोले वो एक अलग बात है, लेकिन लाइसेंस कैसे हो सकता है शपथ दिलाना? तो उन्होंने, देखिए जो फिलोसफर होते हैं बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, तो इन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी व्यक्ति को शपथ लेने के बाद ही मानते हैं कि अब वो सच बोलेगा, तो इट मींस आप ये कह रहे हैं दूसरी तरफ कि बिना शपथ लिए अगर आप किसी से पूछेंगे तो उसको आपने लाइसेंस दे दिया कि अब तुम झूठ बोल सकते हो। तो उन्होंने इस एंगल में उन्होंने बोला था झूठ बोलने का लाइसेंस, कि दोनों बातें हैं उसके अंदर। जब शपथ दिलाकर आप गवाही कर रहे हैं, इट मींस बिना शपथ दिलाए आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं, इट मींस आपने उसको झूठ बोलने का लाइसेंस दे दिया है। जबकि जेरेमी बेंथम ये कहते हैं कि झूठ बोलना तो हमारा अपना एक डीएनए में हो, सॉरी, सच बोलना तो हमारे डीएनए में होना चाहिए। सच बोलना ही हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, चाहे हम शपथ लें चाहे शपथ ना लें। तो जेरेमी बेंथम ने इस ओथ सेरेमनी को काफी क्रिटिसाइज किया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, मेंडासिटी लाइसेंस, इससे आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ऐसा भी कोई वर्ड है। ऐसे ही जॉन सेल्डम थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा कि भाई मान लो कि ओथ दिलाना भी सत्य बोलने की गारंटी नहीं है, तो फिर ओथ दिलाने का फायदा क्या हुआ? इसको किस तरीके से कवर किया जा रहा है? तो ओथ्स एक्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, उसमें सेक्शन 7 है और उस सेक्शन 7 में कहा गया है कि मान लीजिए ओथ का ओमिशन कर दिया गया, ओथ नहीं दिलाई गई, इनएडवर्टेंटली, नेग्लिजेंटली और इंटेंशनली, इन केस ऑफ चाइल्ड विटनेस, इंटेंस जो भी है, लेकिन ओमिशन हो गया, ओथ नहीं दिला पाए, गवाह बिना शपथ के ही गवाही ले ली गई, तो क्या अब उस वो झूठ बोल सकता था व्यक्ति? नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, अभी भी उसको सच ही बोलना पड़ेगा। तो ये कानून हमारा हर बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी कारण से ओथ दिलाने में ओमिशन हो गया है, ओथ नहीं दिला पाए और किसी विटनेस की गवाही रिकॉर्ड कर दी गई है, तो वो गवाही इस वजह से इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगी कि उसको ओथ नहीं दिलाई गई थी या अफर्मेशन नहीं दिलाया गया। और साथ में ये भी कहा है
कि वो जो इफेक्ट होते हैं ओथ के, उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि ये माना जाएगा कि अभी भी वो गवाही दे रहा है तो सच बोलने के लिए ही बाउंड है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बट अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज मान लो किसी व्यक्ति को जज ने कहा कि आप ओथ लीजिए कि आप जो कहोगे सच कहोगे, और विटनेस कह देता है मैं तो नहीं ले रहा जी ओथ, आप मेरे से पूछो मैं तो जो बोलूंगा बोलूंगा। इसका क्या इलाज है? तो क्या ऐसे व्यक्ति से शपथ ना ली जाए? देखिए बिना शपथ के भी एग्जामिनेशन हो सकता है, वो तो सेक्शन 7 ने बता दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने ओथ लेने से, पब्लिक सर्वेंट जो ओथ दिलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके पास राइट्स हैं, पावर्स हैं, उसको मना कर दिया। तो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 213 है, 178 आईपीसी हुआ करती थी, और वहां पर ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी। हालांकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, डेलेबल ऑफेंस है, बट स्टिल पनिशमेंट का प्रोविजन इस सेक्शन में है अगर कोई व्यक्ति ओथ लेने से मना करता है। तो आप कभी भी अगर गवाह के रूप में किसी कोर्ट में जाएंगे तो आप ओथ लेने से मना नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट इफ एनी पर्सन आफ्टर टेकिंग ओथ इंटेंशनली डिपोजिट्स फॉल्स फैक्ट। अब वो कहता है, चतुर बन रहा है थोड़ा सा, कह रहा है ठीक है आप ओथ दिलाने पे तो मुझे आप पनिशमेंट, मैं ओथ नहीं लूंगा तो पनिशमेंट दे दोगे आप मुझे, चलो मैंने ओथ ले ली, लेकिन इंटेंशनली झूठ बोल रहा है वो कोर्ट में, उसका झूठ पकड़ा गया और ये भी पता चल गया कि वो इंटेंशनली झूठ बोल रहा है, तो इसके लिए प्रावधान है सेक्शन 227 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले 191 आईपीसी हुआ करती थी, यहां पर उसको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether accused be administered oath before recording confession। देखिए कन्फेशन भी एक तरीके का स्टेटमेंट है, और कन्फेशन का मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपने द्वारा किए गए ऑफेंस को एडमिट करता है, अपने गिल्ट को एडमिट करता है, या सीधे सीधे गिल्ट को एडमिट नहीं करता तो वो ऐसी परिस्थितियों को एडमिट कर लेता है जो परिस्थितियों को मिलाया जाए तो एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं कि उसने कन्फेस कर लिया है, संस्वीकृति कर ली है, और कोर्ट के सामने संस्वीकृति रिकॉर्ड की जाती है। तो क्या ऐसे एक्यूज को उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले ओथ दिलाई जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि आपने नहीं बोला है, ऐसा कानून में कहां से पढ़कर आपने नहीं बोला है, तो उसके लिए आप बताएं कि सेक्शन 4 ऑफ द ओथ एक्ट 1969 में साहब ऐसा लिखा है कि एक्यूज को ओथ एडमिनिस्टर नहीं कराई जाएगी। अब एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे मैं पूछता हूं कि मान लीजिए हमने जितनी यहां पर जितनी भी बातें करी, यहां बात करी है उस पर्सन की हु इज अनेबल टू कम्युनिकेट, हु इज अनेबल टू स्पीक, बोलने में सक्षम नहीं है, वो व्यक्ति कोर्ट के सामने आया तो किस तरीके से उसकी गवाही होगी, होगी नहीं होगी, विटनेस होगा या नहीं होगा, क्या टेस्ट है उसके लिए, सारी बातें हमने पढ़ी। अब मैं पूछता हूं कि एक व्यक्ति ने 1 महीने का मौन रखा हुआ है, उस मौन धारण, मौन व्रत रखा हुआ है, उस मौन व्रत के दौरान कोर्ट ने बुला लिया कि आप आइए और अपनी गवाही कोर्ट में दीजिए, तो क्या उसकी गवाही केवल साइंस के थ्रू रिकॉर्ड की जा सकती है, जेस्चर्स के थ्रू रिकॉर्ड की जा सकती है, जबकि वो बोल रहा है, बोल सकता है, सॉरी नॉट बोल रहा है, बोल सकता है, सुन सकता है, बट मौन व्रत के कारण, किसी रिलीजियस फैक्टर के कारण अब वो ऐसी परिस्थिति में है कि पर्टिकुलर 1 महीने 40 दिन, इतने दिन के लिए मौन व्रत पर है, तो अब उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा? क्या जेस्चर के थ्रू सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग उसका एग्जामिनेशन हो सकता है? तो लॉ ने कहीं प्रिवेंट नहीं किया है, बिल्कुल हो सकता है। अगर प्रैक्टिकल ये बात है कि जब कोर्ट को पता चल गया कि 40 दिन बाद ये व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा, तो उसको नेक्स्ट डेट दी जा सकती है और इस बीच में उस केस के दूसरे विटनेसेस को एग्जामिन किया जा सकता है। जनरली तो ये है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अर्जेंट ही आज ही उसको एग्जामिन किया जाना जरूरी है, तो क्या उसका मौन व्रत तोड़वाया जाए? लेकिन आप मौन व्रत नहीं तोड़वा सकते। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मौन व्रत रखने वाले व्यक्ति का एग्जामिनेशन आप सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर इसका जवाब मैं आपको दूंगा एक छोटी रील बनाकर। इंस्टाग्राम है हमारा लीगल अंडरस्कोर लैम्प। तो आज की वीडियो
काफी लंबी हो गई है, और एक दो क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है। वेदर अ पर्सन मे बी डिस्क्वालिफाइड एज अ विटनेस सोनली बिकॉज ही इज बोथ डीफ एंड डम। क्या केवल और केवल इस बात से किसी विटनेस को गवाह होने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि ना तो वो सुन सकता है ना बोल सकता है? आप इसका जवाब कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में मैंने इसका जवाब दे दिया है। इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अभी मैं नहीं समझता हूं कि सेक्शन 125 को बेयर एक्ट से आप दिखाकर आपको पढ़ाया, क्योंकि बेयर एक्ट की जितनी भी बातें हैं लगभग लगभग मैंने सारी बता दी हैं। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके कहेंगे कि बेयर एक्ट में से भी वर्ड बाय वर्ड हमें पढ़ाइए, तो मैं बना दूंगा वीडियो, बट वो तभी बनाऊंगा जब आप ऐसा बोलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं दूसरी सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय